हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीव इनकैशमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीव इनकैशमेंट मतलब लीव को आपको क्या करना है, कैश में कन्वर्ट करना है। तो जब कभी भी लीव को कैश में कन्वर्ट किया जाता है तो इनकम टैक्स एक्ट ने उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस मेंशन किए वो यहाँ पे हम समझेंगे, राइट। सो लीव इनकैशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी एम्प्लॉय जब वो जॉब में जाता है तो उसको ना सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स मिलती हैं। ये सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स जो मिलती हैं, तो कुछ लीव ऐसी होती हैं कि जो आपने छुट्टी ले ली आपको उसका पेमेंट नहीं रिसीव होगा, ठीक है। कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो अर्नड लीव होती हैं, मतलब कि आपको छुट्टी दी जा रही है पर आपकी सैलरी कट नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए 30 डेज़ है, 1 महीने की सैलरी आपको मिलती है। अब 1 महीने की सैलरी में आपको 2 दिन अलाउ कर दिया गया कि आपकी पेड लीव है। इसका मतलब आप 30 दिन में 2 दिन अगर छुट्टी लेते भी हैं तो भी आपको 30 दिन की ही सैलरी रिसीव होगी, ना कि 28 डेज़ की, ठीक। तो इसको हम कहते हैं पेड लीव्स या अर्नड लीव्स कहते हैं, ठीक है। तो हर एक एम्प्लॉय को सर्टेन नंबर ऑफ अर्नड लीव मिलती ही मिलती है। तो जब एम्प्लॉय इस लीव को यूटिलाइज नहीं करता, मतलब लीव अवेल नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर उसको ऑफर देता है कि भाई आप अपनी लीव को एक्सचेंज कर लीजिए, मतलब आप लीव के बदले कैश ले लीजिए। अब ये जो आप कैश लीजिए वो या तो आप पीरियडिकली ले लीजिए, मतलब कंपनी की पॉलिसी जैसी भी हो कि कब आपको दे देंगे ड्यूरिंग देयर सर्विस, तो उस हिसाब से आप इसको ले लीजिए, या फिर आप एक लमसम अमाउंट आफ्टर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हो, रिटायर हो रहे हो, रिज़ाइन कर रहे हो, तो कोई भी रीज़न हो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे होंगे तब अपनी जो अर्न लीव बची है उसको इनकैश कर लीजिए। तो ये दोनों ऑप्शंस एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो इसी को कहते हैं लीव इन कैश करना। समझ में आई बात। सो लीव इनकैशमेंट क्या हो गया, एक मॉनेटरी कंपनसेशन हो गया जो एम्प्लॉयज़ को रिसीव होता है। किसके लिए रिसीव हो रहा है, जो उस लीव के लिए रिसीव हो रहा है जो लीव उन्होंने यूज़ नहीं की है, जो उनकी अनअवेल्ड लीव है। पर वो लीव कैसी होनी चाहिए, पेड लीव होनी चाहिए। तो अनअवेल्ड पेड लीव के बदले जब एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन मिलता है इन कैश फॉर्म, तो उसको हम कहते हैं लीव इनकैशमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि ये जो आपको लीव इनकैशमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो अर्नड लीव के केस में ही होते हैं, ठीक है। सिर्फ जो लीव पेड लीव होती है, मतलब जिसके आपको छुट्टी तो दी जाएगी पर आपकी सैलरी कट नहीं की जाएगी, ऐसी जो लीव्स आपको अलाउ की जाती है ना, उन्हीं लीव को आपको इनकैश किया जा सकता है, कैश में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा किसी और लीव को इनकैश करने का ऑप्शंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे मतलब कैसी लीव्स, जैसे कैजुअल लीव्स हो गई, सिक लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव्स होती है। बेसिकली इस तरह की लीव आप ले चाहे ना ले, आपकी लीव खत्म हो जाएगी, पर आप इन लीव्स को अगर चाहें कि मैं कैश में कन्वर्ट करवा लूँ तो ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो कि लीव को आपको कैश में कन्वर्ट कराना है, पर वही लीव जो लीव पेड लीव थी और आपने उसको यूज़ नहीं किया हो, अनअवेल्ड अनयूज्ड लीव को ही इन कैश कराने की बात कही जा रही है। अब जब इन कैश कराया जाता है तो 2 सिनेरियो आता है, एक ड्यूरिंग सर्विस आप उसको इन कैश करा लीजिए, या आफ्टर रिटायरमेंट वो जितनी भी लीव अभी आपने जब तक सर्विस की है, 30 साल 40 साल जब तक कि आपने सर्विस प्रोवाइड की है, इस पूरे 40 साल के ड्यूरेशन में जितनी भी आपकी अनअवेल्ड पेड लीव बची हुई है उन सारी लीव को आप इन कैश करा लीजिए ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट। क्लियर है। तो एक लमसम अमाउंट आप रिसीव करिए। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक। इनकम टैक्स क्या कहती है, इनकम टैक्स इसी के रिगार्डिंग प्रोविजंस बताती है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आपको टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सो इसी के लिए है कि एग्जेम्पशंस मतलब क्या हो गया कि आपको लीव इन कैश जब आप कराते हो तो वहाँ पे आपको कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल होंगे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोला गया कि जनरली आप जो भी लीव इन कैश कराते हैं उसके अगेंस्ट आपको जो भी पैसा रिसीव हो रहा होगा वो एज अ पार्ट ऑफ सैलरी होती है, मतलब वो इनकम ट्रीट की जाती है और वो टैक्सेबल होगी। लेकिन सेक्शन 10(10)A का जो एग्जेम्पशन आया है, उस एग्जेम्पशन की वजह से क्या कहा गया कि आपकी ऐसी अर्नड अनयूटिलाइज्ड लीव जो आप जिसके बदले आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं ना, वो आपको एग्जेम्पशन, उसमें आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलेगा, छूट मिलेगी। कब किसको मिलेगी, कब मिलेगी, उस टाइम पे एम्प्लॉय को मिलेगी जब वो उस लीव को इन कैश करा रहा हो आफ्टर अ रिटायरमेंट, वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज। अब वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज का क्या मतलब हुआ भाई, ये बात तो क्लियर हो गई कि एग्जेम्पशंस तभी अवेलेबल होगा जब हम रिटायर होंगे और तब हम अपनी जो अनअवेल्ड लीव है, अनयूज्ड लीव है, उसको इन कैश कराएंगे, तभी हमको 10AA का एग्जेम्पशन मिलेगा,
ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन लिखा है वेदर ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज, उसका मतलब समझ लीजिए। सुपर एनुएशन का मतलब होता है कि नॉर्मल रिटायरमेंट, मतलब जब आपके ऑफिशियल रिटायरमेंट की एज हो गई, जो आपका टेन्योर है वो जब खत्म होता है एंड देन आप रिटायर होते हैं, तो उसको कहते हैं सुपर एनुएशन। ठीक, और अदरवाइज का मतलब हो गया कि इसके अलावा किसी और रीज़न की वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हो, जैसे आप रिज़ाइन कर दे रहे हैं, आपको टर्मिनेट किया गया है, या आप वीआरएस ले रहे हैं, या किसी डिसेबिलिटी की वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ रही है, ऐसे किसी सिनेरियो में अगर आप रिटायर मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं एंड देन लमसम मिलता है, तो भी वो एग्जेम्पशंस के हकदार में हैं, मतलब उनको एग्जेम्पशंस मिलेगा। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो यही बात लिखा है वेदर ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज, कैसे भी अगर रिटायरमेंट के बाद आपने अपनी अनअवेल्ड लीव को इनकैश कराया है तो वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, लमसम अमाउंट मिला है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक, इसका मतलब ये निकल गया कि अगर आपने ड्यूरिंग अ सर्विस लीव को इनकैश कराया है तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इन द सेम वे अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप जब लीव इनकैश कराएंगे तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब इस पूरी चीज़ को ना क्रक्स में हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, पूरा प्रोविज़न क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि रिटायरमेंट के बाद एग्जेम्पशन तो मिलेगा, पर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा ना, वो बात भी हम यहाँ पे चार्ट पे समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीव सैलरी की बात कर रहे हैं हम कि आपने जो लीव लिया है सैलरी में उसको इनकैश कराते हैं, तो एग्जेम्पशंस के रिगार्डिंग इनकम टैक्स का क्या प्रोविज़न है। उन्होंने कहा दो तरीके से आप लीव को इनकैश करा सकते हैं। या पहला क्या होता है कि आप ड्यूरिंग अ सर्विस आपने इनकैश करा के पैसे रिसीव किए हैं, तो जब आपने ड्यूरिंग अ सर्विस कराया है तो क्या होगा, तो उस केस में आपको देखना होगा कि आप कैसे एम्प्लॉई हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ठीक है, आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर ड्यूरिंग अ सर्विस जॉब कर रहे थे, साल भर में जितना लीव बचा था अनअवेल था, आपने उसको इनकैश करा लिया, फिर नेक्स्ट ईयर का भी ऐसे आपने इनकैश करा लिया। कहने का मतलब आप ड्यूरिंग अ सर्विस अगर आप इनकैश करा रहे हैं तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। याद रखिएगा, ड्यूरिंग अ सर्विस चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, आपने इनकैश कराया तो आप टैक्स दीजिए, वो सैलरी ही ट्रीट की जाएगी। दूसरा सिनेरियो आता है कि आपने लीव को इनकैश करा के जो पेमेंट रिसीव की है वो आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव की है। अब वो चाहे सुपर एनुएशन की वजह से रिटायरमेंट हुई हो या किसी और रीज़न की वजह से हुआ हो, बेसिकली आप जॉब छोड़ दिए और उसके बाद आपने अपना लमसम अमाउंट जो भी लीव इनकैशमेंट का बनता था वो रिसीव किया है। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में आपको इनकम टैक्स में कुछ एग्जेम्पशंस मिलेगी। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि भाई हम एम्प्लॉई कौन से हैं, मतलब हम गवर्नमेंट हैं या नॉन गवर्नमेंट है। तो अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्लियर हो गया। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप लमसम अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट लीव इन कैश करके पा रहे हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कुछ सोचना ही नहीं है। पर अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तब क्या सिनेरियो है, तब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा। 4 कंडीशन दी गई, चारों कंडीशन में जो सबसे कम अमाउंट होगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा और रिमेनिंग जो आपका होगा वो एज अ सैलरी ट्रीट किया जाएगा, वो एज अ इनकम माना जाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्या क्या बोला गया, 4 कौन सी कैटेगरी में, पहला मैक्सिमम आपको लीव इनकैशमेंट में कितना रुपए का छूट मिल सकता है, 25 लाख। तो मैक्सिमम लिमिट, सीलिंग लिमिट कितनी आ गई, 25 लाख। 25 लाख से तो किसी कीमत पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता, इससे ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। मैक्सिमम लिमिट 25 लाख हो गई। दूसरी क्या हो गई आपकी कि एक्चुअली आपने कितनी लीव एज अ सैलरी रिसीव की है, मतलब आपकी टोटल लीव जो इनकैश होके आई है वो एग्जैक्टली कितना अमाउंट आपने रिसीव किया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा अमाउंट तो ये हो गया कि लीव इनकैशमेंट का अमाउंट एग्जैक्टली कितना है आपका। पहला क्या हो गया, मैक्सिमम 25 लाख, आपने लीव इनकैशमेंट के नाम पे एग्जैक्टली कितना रिसीव किया है। दूसरी बात, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तीसरे इंपॉर्टेंट प्रोविजन में क्या कहा गया कि कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉई। ठीक है, मतलब बेसिकली एम्प्लॉई का जो अकाउंट है लीव इनकैशमेंट के रिगार्डिंग, वहाँ पे कितना पैसा है। अब ये जो कितना कैश अवेलेबल है उसमें कंडीशंस क्या क्या हैं ये समझिएगा कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। बेसिकली कि 10 मंथ की एवरेज सैलरी के बेस पे वो कैश इक्विवेलेंट देखा जाएगा और मैक्सिमम हर साल, ठीक है, 30 डेज से ज़्यादा की लीव काउंट नहीं की जाएगी। मतलब एक साल में हो सकता है आपकी अनअर्नड लीव जो है वो 40 हो 45 हो, लेकिन मैक्सिमम एक साल में 30 से ज़्यादा की लीव नहीं देखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने 40 साल काम किया है, तो 40 साल में अगर हर साल भी आपने छुट्टियां नहीं ली हैं, जो बची हुई छुट्टियां हैं आपकी, अब वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, हर साल के अकॉर्डिंग 30 हो सकती हैं।
बात समझ में आ रही है? तो एक साल में 30 से ज़्यादा की लीव नहीं हो सकती है। और आपकी जो वो होगी सैलरी, मतलब जिसके इक्विवेलेंट आपको कैश रिसीव होगा, जो यहाँ पे बात की जा रही है कैश इक्विवेलेंट टू लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब ये किस पे होगा, आपकी सैलरी पे बेस्ड होगा। और ये सैलरी कौन सी होगी, 10 मंथ की एवरेज सैलरी होती है। क्लियर हो गया? सो इसको कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल तरीका कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ऐसे होगा कि टोटल आपने कितना लीव अर्न किया, ठीक है, इन आर डेज, मतलब आप 30 साल 40 साल जितना भी आपने जॉब कर रखा है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट की बात हो रही है, आपने जितने साल की जॉब करी उस पूरे साल में आपको टोटल कितनी छुट्टियां अलाउ थी, माइनस आपने उस टोटल छुट्टियों में से कितने दिन की छुट्टी अवेल कर ली है, ले ली है। ठीक, जब आप इसको लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अनअवेल्ड लीव आ जाएगी, कि एग्जैक्टली हमने डेज में कितनी छुट्टियां पूरे साल, जितने साल हमने काम किया है, अभी तक अवेल नहीं करी है। ठीक है, इस तरह से टोटल निकाल लिया। अब मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथली सैलरी, जो कि 10 महीने की एवरेज करके निकल के आएगी, और डिवाइड बाई 30 हम यहाँ कर देंगे, क्योंकि हमने क्या कहा है कि मैक्सिमम 30 डेज से ज़्यादा एवरी ईयर की लीव आपको अलाउ नहीं होगी, तो इसलिए हमने डिवाइड 30 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम आएगी कि हर साल 30, अब जब एग्जाम्स में आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि टोटल इन्होंने इतने साल की सर्विस दी, टोटल इतनी इनको छुट्टियाँ मिलनी थी और इतनी छुट्टियाँ उन्होंने यूज़ कर ली, इतनी छुट्टियाँ इनकी बची हुई हैं। तो अब आप कैसे हर साल देखेंगे कि हर साल 30 से ज़्यादा ना होने पाए, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि टोटल अनअवेल्ड लीव कितनी हो गई, मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथली सैलरी डिवाइड बाई 30 कर देंगे, तो हमारा वो अमाउंट आ जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई? तो ये हमारा थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्या हो गया, फोर्थ हमारा आता है कि 10 मंथ की एवरेज सैलरी। ठीक है, 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकाल लीजिए, वो अमाउंट। तो ये 4 चीज़ें होंगी, चारों में कंपेयर करेंगे, जो लोवेस्ट होगा वो लोवेस्ट हम लेस कर देंगे हमारी एक्चुअल इनकैश्ड लीव्स का जो अमाउंट है उससे, रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है? तो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी होगी, 25 लाख। एक्चुअली आपने जितना रिसीव किया वो हो सकता है कि इन चारों को जब आपने कंपेयर किया तो सबसे कम जो अमाउंट होगा वो कौन सा होगा, जितना लीव आपने इनकैश किया वही सबसे कम है, तो टोटल पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और अगर ये सबसे लोवेस्ट नहीं हुआ, कोई और अमाउंट लोवेस्ट हो गया, तो वो आपके लीव इन कैश जितना रिसीव किया उसमें से लेस होकर रिमेनिंग आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ में गई? तो ये 4 प्रोविजन आपको याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 25 लाख की सीलिंग लिमिट, एक्चुअली आपने लीव कितना रिसीव किया हुआ है, फिर अनअवेल्ड लीव मल्टीप्लाई बाई 10 मंथ की एवरेज सैलरी डिवाइड बाई 30 कर देंगे। फोर्थ क्या हो गया, 10 मंथ की एवरेज सैलरी। ये 4 चीज़ों का हम कंपेयर कर लेंगे। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सैलरी है ना, सैलरी के इक्विवेलेंट मिलेगा, तो सैलरी का यहाँ पे क्या मीन हो गया, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी होगा, और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये तीनों को टोटल करेंगे। इसी के बेसिस पर एवरेज सैलरी भी निकालेंगे। जहाँ भी सैलरी की बात कही जा रही है तो यही सैलरी का मतलब रहेगा। और एवरेज मंथली सैलरी का क्या मतलब होगा कि जब जिस डेट को आप रिटायर हो रहे हैं, जिस डेट को आप जॉब छोड़ रहे हैं, उस डेट से 10 महीने, उससे 10 महीना पीछे की सैलरीज लेंगे। सैलरी मतलब यही 3 चीज़, और उसको लेके और 10 से डिवाइड करके एवरेज सैलरी निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई? तो एक जगह तो एग्जैक्ट एवरेज सैलरी हो गई जो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी, दूसरी जगह ये एवरेज सैलरी में मल्टीप्लाई कर देंगे अनअवेल्ड लीव और डिवाइड बाई 30 कर देंगे, ये दूसरा आ गया। और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, हमने एक्चुअली लीव इनकैशमेंट कितना रिसीव किया हुआ है, और चौथा मैक्सिमम 25 लाख रुपए। याद रहेगा आपको? सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।